सो स्टॉक मार्केट्स फ्राइडे को तो काफी अच्छा परफॉर्मेंस रहा है। तो ना हम लोग जल्दी भूल जाते हैं कि क्या बुरा हुआ क्या अच्छा हुआ, तो मे बी अब शायद कुछ पॉजिटिव मोमेंटम लोगों में आ गया होगा कि नहीं अच्छा है। खैर फ्राइडे को तो नो डाउट इक्विटी मार्केट्स का परफॉर्मेंस अच्छा था, लेकिन ऑलमोस्ट एक साल से भी वो ऊपर हो चुका है। स्टॉक मार्केट मोस्टली वहीं पे घूम रहा है ना, थोड़ा सा ऊपर जाता है फिर नीचे आता है, फिर ऊपर जाता है फिर नीचे जाता है। लेकिन हाँ, यहाँ पे एक बड़ी बात ये है कि स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा गिरा नहीं है अभी तक, अगर आप देखोगे तो ऊपर नीचे कर रहा है, लेकिन थोड़ा सा नीचे जाता है फिर से रिकवर करता है, फिर से नीचे आता है फिर से रिकवर करता है। तो ऑफ कोर्स ऊपर भी नहीं जा रहा है ये ज्यादा, और नीचे भी ज्यादा नहीं गिर रहा है। तो मोस्टली इसे हम प्राइस करेक्शन तो नहीं बोलेंगे, इसे टाइम करेक्शन बोलेंगे, और एक साल से ऊपर हो चुका है, ऐसा ही चल रहा है। तो अब यहाँ पे क्वेरी ये आता है कि ऐसा क्यों हो रहा है और ये कब मतलब अच्छा रिटर्न देना स्टार्ट करेगा। तो लाइक लास्ट टाइम भी हमने डिस्कस किया और एवरी टाइम वी डिस्कस इट, तो जस्ट फ्यू रीजंस हम देख लेते हैं कि स्टॉक मार्केट ऐसा बिहेव क्यों कर रहा है। बहुत नीचे भी क्यों नहीं जा रहा है, अगर जाना है तो और नीचे जाए, या फिर ऊपर जाना है तो ऊपर जाओ, ऐसा हो क्यों नहीं रहा है। तो देखिए, सबसे पहले इक्विटी मार्केट में हमें देखना होता है कि इसका वैल्यूएशंस कैसा है। क्योंकि अगर आप ओवरऑल इकोनॉमी को देखें एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज, स्टैंड अलोन आप नहीं देख सकते हैं। हम भी इसी वर्ल्ड में रहते हैं, इंडिया भी इसी वर्ल्ड में है। तो स्टैंड अलोन कि इंडिया अच्छा है खराब है ऐसे कमेंट करना सही नहीं होगा, आपको रिलेटिवली देखना होगा। सो एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज जो भी मेजर इकोनॉमीज हैं, क्योंकि हम अब एक मेजर इकोनॉमी है, तो मोस्टली हमारा जो कंपैरिजन है वो मेजर इकोनॉमी के साथ ही होना चाहिए। तो वहाँ आप देखेंगे ज्यादातर पैरामीटर्स में, ग्रोथ पैरामीटर्स की मैं बात बोल रहा हूँ, तो वहाँ हम रिलेटिवली बेटर है। मेजर इकोनॉमीज में तो हमारा जीडीपी ग्रोथ रेट सबसे ज्यादा आ रहा है आजकल, और दूसरे पैरामीटर्स में भी ठीक ठाक परफॉर्मेंस है। सो बिकॉज ऑफ दिस, क्योंकि अगर दूसरे मार्केट्स को आप देखें ना, लास्ट ईयर काफी ज्यादा गिरा था, लेकिन हम उतना नहीं गिरे थे। और इनफैक्ट गिरे नहीं थे, अगर आप निफ्टी को देखें या फिर सेंसेक्स को देखें ना, तो फ्लैट था। जबकि दूसरे मार्केट्स बहुत ज्यादा, यूएस जैसा मार्केट बहुत ज्यादा गिरा था, यूरोपियन मार्केट्स गिरे थे। तो इसका एक बहुत बड़ा रीजन यही है कि हम हमारा जो इकोनॉमी है वो ठीक ठाक परफॉर्म कर रहा है, एज कम्पेयर टू अदर कंट्रीज तो काफी अच्छा परफॉर्म कर रहा है। लेकिन ऊपर क्यों नहीं जा रहा है, इसका रीजन ये होगा कि अगर आप हमारा वैल्यूएशंस देखें इंडिया का, इंडियन इक्विटी मार्केट्स का, तो करंट अगर आप निफ्टी 50 का भी प्राइस टू अर्निंग रेशियो करंटली देखेंगे ना, तो अबाउट 21 के आसपास है, 21 से थोड़ा कम है। लेकिन अगर आप 1 ईयर फॉरवर्ड पी देखेंगे तो वो आपको अबाउट 18 के आसपास, रफली मैं बोल रहा हूँ 18 के आसपास है। या तो हमारा जो लॉन्ग टर्म एवरेजेस है ना, तो उससे ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा हैं, तो बस स्लाइटली ओवर वैल्यूड, दैट्स ऑल। हम अंडर वैल्यूड नहीं है, फेयरली वैल्यूड नहीं है, स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, दैट्स ऑल। ऐसा नहीं कि हम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड है, इंडियन स्टॉक मार्केट बहुत ज्यादा महंगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो इशू अब यहाँ पे ये आता है कि ऑल्दो हम बहुत ज्यादा ओवर वैल्यूड नहीं है, लेकिन अगर आप दूसरे कंट्रीज के साथ, दूसरे कंट्रीज के स्टॉक मार्केट के साथ हमारा स्टॉक मार्केट्स का वैल्यूएशन चेक करेंगे, तो वहां पे बड़ा डिफरेंस है, बहुत बड़ा गैप है। तो प्रॉब्लम वहां पे है। उसी के कारण एफआईआईज का अगर आप पैसा देखेंगे तो ज्यादा नहीं आ रहा है इंडियन स्टॉक मार्केट्स में। वहां पे वैल्यूएशन बहुत कम है, क्योंकि बहुत ज्यादा गिरे थे मार्केट्स। यूएस में तो रिसेंट टाइम्स में थोड़ा रिकवरी आया है, नहीं तो बहुत बुरी तरह से यूएस मार्केट्स लास्ट ईयर गिरा था। आपने देखा होगा, अगर आपने यूएस इक्विटीज में इन्वेस्टमेंट किया होगा ना, तो आपका परफॉर्मेंस उन पर्टिकुलर फंड्स का बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। थोड़ा रिकवरी आया है लास्ट फ्यू मंथ्स में, लेकिन अभी भी बहुत डाउन है। और अगर आप यूरोपियन मार्केट्स को देखें तो वो तो बिल्कुल डाउन एंड आउट है। इवन जो अदर मेजर इकोनॉमी है, लाइक चाइना को अगर आप देखें, चाइना या हांगकांग का स्टॉक मार्केट्स ना, उनका वैल्यूएशन बहुत कम है, 12-13 के आसपास है। तो यहाँ पे 18-20 के आसपास है, वहाँ 12-13, या फिर दूसरे भी मेजर इकोनॉमीज एशिया में है, तो उनका भी प्राइस टू अर्निंग बहुत कम है, वैल्यूएशंस बहुत कम है। तो ऑल दो, अगर इकोनॉमी देखें तो हमारा इकोनॉमी अच्छा कर रहा है, तो अच्छे इकोनॉमी को थोड़ा प्रीमियम मिलता है, और ये प्रीमियम इंडिया को मिल भी रहा है, इसीलिए हम बहुत बुरी तरह से नहीं गिर रहे हैं। लेकिन हाँ, अगर किसी का वैल्यूएशन बहुत कम है और इकोनॉमी ठीक ठाक है, तो ऑफ कोर्स वहां पे पैसा जाएगा। लाइक चाइनीज इकोनॉमी मैंने हमेशा डिस्कस किया, फिर से फ्यू पॉइंटर्स। वहां पे जो कोविड का प्रॉब्लम था ना, वो काफी हद तक अब कम होने लगा है, और 1-2 महीने में काफी हद तक और कम हो जाएगा। तो वहाँ इकोनॉमिक आउटपुट अगर आप देखेंगे, उनका एक्सपोर्ट्स देखेंगे तो बढ़ने लगा है। तो अब नेचुरली उनका वैल्यूएशन कम है, मार्केट्स का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक है, प्लस इस साल ऐसा लगता है कि उनका जीडीपी ग्रोथ रेट
ज्यादातर जो मेजर इकोनॉमीज है ना, क्योंकि इंटरेस्ट रेट सभी जगह बढ़ रहा है, चाइना में नहीं बढ़ रहा है, वहाँ हो सकता है घटेगा और तो वो बिल्कुल उल्टा जा रहा है। लेकिन दूसरे जो मेजर इकोनॉमीज है वहाँ पे इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, जिसके कारण उनका जीडीपी ग्रोथ रेट जो है इस साल का सभी जगह कम आएगा लास्ट ईयर से। यूएस में भी कम आएगा, यूरोपियन कंट्रीज में कम आएगा, इंडिया में भी कम आएगा। लेकिन इंडिया में इस फाइनेंशियल ईयर में वो 7% के आसपास ग्रो करेंगे। नेक्स्ट ईयर वो 6.5% या इन सम केसेस इवन 6% तक जा सकता है, तो कम होगा। जबकि चाइना का इस साल जो जीडीपी ग्रोथ रेट है और नेक्स्ट ईयर वो बढ़ेगा। तो मेजर इकोनॉमीज में शायद चाइना ही एकमात्र ऐसा कंट्री है जिसका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा। लेकिन हाँ, उसका जीडीपी ग्रोथ रेट बढ़ेगा, फिर भी इंडिया का जीडीपी ग्रोथ रेट उससे ज्यादा रहेगा, तो ये बात ध्यान में रखिए मोस्टली। तो इसीलिए जो एफआईआईज का ज्यादा पैसा है ना, नेचुरली ना इस तरह के मार्केट में देख रहे हैं कि वैल्यूएशन लाइक स्लाइटली ओवर वैल्यूड है, लेकिन दूसरे मार्केट्स का वैल्यूएशन बहुत अट्रैक्टिव है, तो पैसा वहां जाएगा। और फिर एक तो ये रीजन हुआ वैल्यूएशन पार्ट। दूसरा रीजन है कि अगर आप इन्फ्लेशन का भी देखें ना, तो अभी तक मोस्टली हमें लग रहा था कि मार्च तक कंफर्मेशन आ जाएगा। लास्ट ईयर भी हमने कई बार ये डिस्कस किया है, और लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मार्च तक काफी लाइक अभी भी काफी हद तक क्लैरिटी मिल गया है, लेकिन अभी भी अगर आप इन्फ्लेशन देखें ना, तो इंडिया में लाइक काफी घटा, उसके बाद फिर से स्लाइटली बढ़ गया। ट्रेजेक्ट्री ऑफ कोर्स डाउनवर्ड ही है, इंडिया में भी घटता ही जाएगा क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ा है। यूएस में भी लगातार घट रहा है इन्फ्लेशन, आपने देखा होगा। लेकिन अभी भी जो वहाँ का सेंट्रल बैंक है फेड रिजर्व, उसको जो चाहिए वो नहीं हो पा रहा है। फेड रिजर्व चाहता है कि वहाँ का जो इकोनॉमिक आउटपुट है बहुत बुरी तरह से हिट हो, अनएम्प्लॉयमेंट बढ़े, कंजम्पशन घटे, लेकिन वो नहीं हो पा रहा है। जितना चाह रहा है उतना नहीं हो पा रहा है, हो रहा है लेकिन उतना ज्यादा नहीं हो पा रहा है। क्योंकि इकोनॉमिक स्लो डाउन अगर वो नहीं करेंगे तो इन्फ्लेशन तेजी से कम नहीं होगा, और इन्फ्लेशन ज्यादा वो चाहते नहीं। इन्फ्लेशन वो 2% के आसपास लाना चाहते हैं, और अभी भी 6% से ज्यादा बहुत बड़ा गैप है। यहाँ पे एक इशू ये भी हुआ कि बहुत सारे ऑप्टिमिस्ट लोग भी होते हैं ना, उन्हें लग रहा था कि हो सकता है फेड रिजर्व इस साल के अंत में लाइक 2023 के अंत में ही रेट कट करना शुरू कर देगा। सुपर ऑप्टिमिस्ट लोग हैं, मतलब रियलिस्टिकली तो कभी नहीं लगा कि ऐसा होगा, बट हाँ उन्हें ऐसा लग रहा था। तो मार्केट में भी कुछ सेक्शंस था ऐसा, जैसे लग रहा था कि इस साल के अंत में ही रेट कट होगा। तो रेट कट आपको पता है ना, जब इंटरेस्ट रेट कम होता है तो इक्विटी मार्केट्स के लिए काफी अच्छा होता है। तो मार्केट्स उम्मीद था कि काफी अच्छा परफॉर्म करेंगे, लेकिन फिलहाल ऐसा नहीं लग रहा है कि इस साल के अंत तक रेट कट होगा, क्योंकि अभी बहुत बड़ा डिफरेंस है इन्फ्लेशन का। उन्हें 2% चाहिए, अभी 6.4% है, उसे कम करने में भी टाइम लगेगा। और कम अगर होता भी है थोड़ा, तो ऐसा नहीं कि उसके बाद तुरंत इंटरेस्ट रेट वो घटाना शुरू कर देंगे, क्योंकि हो सकता है उसके बाद शायद इन्फ्लेशन फिर से बढ़ने लगे। तो अभी थोड़ा टाइम लगेगा। अभी शायद नेक्स्ट ईयर, लेट्स सी, शायद नेक्स्ट ईयर इंटरेस्ट रेट थोड़ा कट होने के चांस है। इस साल तो मुश्किल लग रहा है। तो वो भी एक सेटबैक था मार्केट के लिए। तो स्टॉक मार्केट्स लाइक मैंने हर एक कॉल में आपको अपडेट किया फ्रॉम माइंड कि हमारा ये सोचना है कि नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक और प्रॉब्लम्स होंगे। लाइक फर्स्ट हाफ मैंने आपको हमेशा मेंटेन किया है, काफी चैलेंजिंग होगा। और अगर आप कंपनीज का परफॉर्मेंस देखें ना, जीडीपी ग्रोथ रेट तो पूरा साल ही डाउन रहेगा, क्योंकि इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, इसका असर अब दिखेगा और ज्यादा दिखेगा विथ टाइम। तो उसके कारण जीडीपी ग्रोथ रेट घटेगा, उसके कारण कंपनीज का परफॉर्मेंस घटेगा, क्योंकि कॉस्ट ऑफ कैपिटल, इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, कॉस्ट ऑफ कैपिटल बढ़ेगा आपका। तो जो भी हाईली लिवरेज्ड कंपनी है, जिन्होंने बहुत ज्यादा लोन लिया हुआ है, उनका बिजनेस बुरी तरह से हिट होगा, क्योंकि अब उन्हें इंटरेस्ट ज्यादा देना होगा, कई गुना। लाइक जो फॉरेन कंट्री से पहले 2 3 4% पे इंटरेस्ट ले रहे थे, अब उन्हें 7 8% देना पड़ेगा। इंडिया में भी आप देख रहे हैं ना, अगर छोटी कंपनीज हैं तो उन्हें 10 12% का इंटरेस्ट देना पड़ेगा। तो इंटरेस्ट रेट बढ़ रहा है, तो बिकॉज ऑफ दैट ओवरऑल इकोनॉमी अफेक्ट होगा। तो फर्स्ट हाफ, यस, फर्स्ट हाफ मैंने हमेशा मेंटेन किया प्रॉब्लम होगा, और देख भी रहे हैं प्रॉब्लम हो रहा है। तो नेक्स्ट फ्यू मंथ्स तक शायद ये कंटिन्यू रहेगा। सेकेंड हाफ में इकोनॉमी डाउन रहेगा, कंपनीज का परफॉर्मेंस भी डाउन रहेगा। लेकिन सेकेंड हाफ में मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि शायद मार्केट में मोमेंटम आएगा, लाइक अपवर्ड मोमेंटम। वो इसलिए आएगा क्योंकि मार्केट्स हमेशा फॉरवर्ड लुकिंग होता है। तो मोस्टली ऐसा लग रहा है कि जो भी ये रेट कट का प्रॉब्लम है, इन्फ्लेशन का प्रॉब्लम है, ज्यादातर इस साल ही प्रिवेलेंट रहेगा। नेक्स्ट ईयर से ऐसा नहीं है कि बिल्कुल कम हो जाएगा, मैं नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन काफी हद तक कंट्रोल में आ जाएगा, जिसके कारण मार्केट्स के लिए ऑफ कोर्स वो पॉजिटिव होगा। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि फर्स्ट हाफ तक ये बिल्कुल क्लैरिटी मिल जाएगी, तो सेकेंड हाफ से थोड़ा मार्केट में पिकअप आएगा। तो अगर आप इन्वेस्टमेंट्स करते हैं, आपका स्टॉक्स का प्राइस, ऑफ कोर्स जब भी मैं स्टॉक्स या म्यूचुअल फंड बोल रहा हूं, तो मैं ये एज्यूम कर रहा हूं कि आपने अच्छे क्वालिटी के स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है और अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स में इन्वेस्ट किया है। क्योंकि अगर वो नहीं किया है, तब मैं जो भी बोल रहा हूँ वो एप्लीकेबल नहीं होगा।
तो अगर आपने अच्छे क्वालिटी के म्यूचुअल फंड्स या स्टॉक्स में इन्वेस्ट किया है, तो ऑफ कोर्स अगर आपने सोच समझ कर रिस्क प्रोफाइलिंग कर कर लंबे समय के लिए किया है, तो मार्केट्स ऐसे ही बिहेव करता है। अप डाउन चलता रहेगा। इस कोई एक्स्ट्राऑर्डिनरी चीज नहीं हो रहा है। मतलब हर एक 10 ईयर्स में आपको कई बार ऐसा देखने को मिलेगा, 5 ईयर्स में भी ऐसा कई बार देखने को मिलेगा, एक साल में भी कई बार देखने को मिलेगा। मार्केट अप एंड डाउन होता रहता है। प्लस 2 साल बहुत अच्छे रिटर्न्स आए थे। कोविड टाइम्स आपको याद होगा, काफी ज्यादा रिटर्न्स आए थे। तो एवरेज आउट होगा ना। लाइक मार्केट में जब हम बोलते हैं कि एवरेज रिटर्न है 12% आपको मिलेगा, 13% मिलेगा, तो इसलिए मिलता है कि कभी कभी मार्केट 50% का रिटर्न देगा, कभी 100% का रिटर्न देगा, लेकिन कभी कभी वो 20% से नीचे भी चला जाएगा, कभी कभी एडवर्स कंडीशंस में इवन 40-50% भी नीचे चला जाएगा। इसलिए लॉन्ग टर्म का जब आप एवरेज देखते हैं ना, तो आपको 12, 13, 14% का मिलता है। तो उस हिसाब से यस, नो इश्यूज। अगर आपने लॉन्ग टर्म के लिए अच्छे प्रोडक्ट्स में इन्वेस्ट किया है, तो मोस्टली रिटर्न्स अच्छे आएंगे हमारे। बट हाँ, ये जो इनिशियल नेक्स्ट फ्यू मंथ्स है ना, आपको इन्वेस्टमेंट्स के लिए तो पीरियड अच्छा ही ना। अगर आप SIP कर रहे हैं तो मार्केट नीचे गिरा हुआ है, आपको ज्यादा यूनिट्स मिलेंगे म्यूचुअल फंड्स में। स्टॉक्स खरीदते हैं तो आपको अच्छे वैल्यूएशंस पे स्टॉक मिल रहा है, तो अगर पैसा है किसी के पास तो काफी अच्छा है। बट हाँ, लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट होराइजन के साथ ही हमें स्लोली करना चाहिए, क्योंकि यहाँ से मार्केट थोड़ा और गिर सकता है। तो जल्दबाजी में ऐसा नहीं कि पूरा पैसा हम एक साथ डाल दें। स्लोली आप नेक्स्ट 3-4 मंथ्स का टाइम लें। और अगर थोड़ा कम रिस्क लेना चाहते हैं तो पूरे साल का टाइम लें आप, 2023। और अगर थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो नेक्स्ट 3-4 मंथ्स में स्प्रेड आउट करें, और फिर आपको बिल्कुल एडवांटेज मिलेगा उसका। डेट पे जस्ट 1-2 लाइनर। डेट तो मैंने लाइक लास्ट ईयर से आपको बोल रहा हूँ कि डेट काफी अच्छा है। तो डेट का जो भी आपका पोर्शन है, बिल्कुल आप उसको यूटिलाइज करें। इस साल इंटरेस्ट रेट बहुत अच्छा मिलेगा आपको, नेक्स्ट ईयर भी बहुत अच्छा मिलेगा, उसके बाद देखना होगा। तो FD तो आपने ऑलरेडी देखा ना, 7%। अच्छे अच्छे बैंक्स भी 7% प्लस दे रहे हैं अब। और छोटे बैंक्स तो इवन 8% प्लस दे रहे हैं, और ये अभी और बढ़ेगा। जो FD का रेट है, तो यहाँ से बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं थोड़ा और बढ़ेगा। तो जो ये 7% दे रहे हैं वो 8% तक जाएगा, जो 8% दे रहे हैं वो 9% जाएगा, कोई 9% दे रहा है तो इवन 9.5% भी आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं। तो FD रेट ऊपर जाएगा, और जो ये डेट म्यूचुअल फंड्स का रिटर्न्स है ना, वो भी ऊपर जाएगा। अभी आप देखेंगे तो अबाउट 7-7.5% के आसपास जो दिख रहा है, वो भी 8-8.5% जाएगा। और वहां से जब मे बी नेक्स्ट ईयर या उसके बाद जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा कम होना शुरू होगा ना, तो डेट फंड के रिटर्न्स आपको काफी ज्यादा मिलेंगे, क्योंकि आपको पता है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है इंटरेस्ट रेट और प्राइस। तो वहां से आपको डेट फंड्स में रिटर्न्स काफी ज्यादा आएंगे, FD से काफी ज्यादा आएंगे। बट हाँ, जब वो, तब मैं बोल रहा हूँ जब इंटरेस्ट रेट थोड़ा घटने लगेगा तब। अभी भी FD के लगभग ही इंटरेस्ट रेट लगभग मिलेगा आपको। तो अगर आप टैक्स ब्रैकेट में नहीं आते हैं, तब तो FD ही करना ठीक होगा, अननेसरी हेडेक क्यों लेना। और अगर 3 ईयर से कम का आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन है ना, तो अगर आपको FD और डेट फंड में बराबर इंटरेस्ट मिल रहा है, रिटर्न्स मिल रहा है, तो FD ज्यादा अच्छा है, आप कर सकते हैं। और अगर आप हायर टैक्स ब्रैकेट में आते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन 3 ईयर से ऊपर है, तो वहां पे आपको डेट म्यूचुअल फंड्स में काफी अच्छा एडवांटेज मिलता है। बिकॉज वहां पे 20% विद इंडेक्सेशन लगता है, तो वो आपके लिए एडवांटेजियस होगा। तो वहां पे बिल्कुल आप डेट म्यूचुअल फंड्स को कंसिडर करें, आपके लिए काफी पोस्ट टैक्स जो रिटर्न्स आएगा ना, वो काफी अच्छा आएगा। और गोल्ड, गोल्ड फिलहाल अंडर प्रेशर आप देख रहे होंगे, है अभी और रहेगा। उसका रीजन सिंपल है कि इन्फ्लेशन US में अभी कंट्रोल में नहीं आया है, उसके कारण इंटरेस्ट रेट और हाइक होंगे। तो जब तक इंटरेस्ट रेट हाइक होता रहेगा, तब तक गोल्ड पे प्रेशर बना रहेगा। एक बार जब थोड़ा क्लैरिटी मिल जाए कि नहीं, अब इन्फ्लेशन कंट्रोल में आ गया है, यहाँ से शायद इंटरेस्ट रेट और ऊपर नहीं जाएगा, US में नहीं बढ़ाया जाएगा, तो वहां से फिर गोल्ड में भी आपको मोमेंटम मिलेगा देखने को। वहां से गोल्ड प्राइसेस थोड़ा ऊपर जाएंगे, तो वो एक पॉजिटिव फेज होगा। लेकिन हाँ, मोस्टली कुछ महीनों के बाद वो देखने को मिलेगा। इमीडिएटली तो लगता है प्रेशर में रहेगा गोल्ड। और रियल एस्टेट अगर देखें ना, तो रियल एस्टेट तो बहुत अच्छा है फिलहाल। रियल एस्टेट का भी मार्केट देखेंगे तो ऑलमोस्ट $200 बिलियन का है। लेकिन ऐसा बोला जा रहा है कि 2030 तक ये $1 ट्रिलियन का हो जाएगा। तो इंडिया का जो GDP है उस समय 2030 तक एक्सपेक्टेड है कि अबाउट 5 ट्रिलियन का US हमारा इकोनॉमी हो जाएगा। 5 ट्रिलियन US डॉलर्स का। तो वहां पे 5 ट्रिलियन का 20%,
20% जो हिस्सा है ना वो रियल एस्टेट का होगा, ऑलमोस्ट 1 ट्रिलियन का। तो रियल एस्टेट तो काफ़ी अच्छा है इन कमिंग ईयर्स, क्योंकि इंडिया अभी डेवलपिंग कंट्री, अभी भी ऐसा नहीं कि बहुत ज़्यादा डेवलप हो गए हैं। तो रियल एस्टेट के प्राइसेस भी बहुत तेज़ी से ऊपर जाएंगे और रिकवरी स्टार्ट भी हुआ है रियल एस्टेट में। तो एसेट क्लासेस वाइज इक्विटी फिलहाल फ्यू मंथ्स तक प्रेशर में रहेगा, नो डाउट। डेट काफ़ी अच्छा है, रियल एस्टेट भी ठीक ठाक है, और गोल्ड पे एटलीस्ट फ्यू रिसेंट टाइम्स में प्रेशर होगा, लेकिन हाँ उसके बाद वो भी ठीक ठाक रिटर्न्स देगा। सो जस्ट वन मोर पॉइंट, लाइक आप लोगों को क्या पता है कि इंडिया का जीडीपी, इंडिया का क्रेडिट रेटिंग क्या है? एक्चुअली आप लोगों का हमेशा क्वेरी आता है ना कि सर एफडी तो सेफेस्ट है या एलआईसी सेफेस्ट है, कहीं कोई रिस्क नहीं है। जस्ट एक अंडरस्टैंडिंग के लिए देखिए, जब भी आप किसी कंट्री का देखते हैं ना गवर्नमेंट सिक्योरिटी, सभी कंट्रीज को क्रेडिट रेटिंग मिलता है। यूएस का अगर आप क्रेडिट रेटिंग देखेंगे ना, तो ज्यादातर जो रेटिंग एजेंसीज हैं उन्होंने ट्रिपल ए रेट किया है। उसी तरह से जो अच्छे कंट्रीज है ना उनका डबल ए प्लस ट्रिपल ए रेटेड होता है, उनका इकोनॉमी का, कंट्री का क्रेडिट रेटिंग। और अगर आप इंडिया का क्रेडिट रेटिंग देखेंगे ना, तो वो ट्रिपल बी माइनस है, ये लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। तो इन चीजों को हमेशा ध्यान में रखें अंडरस्टैंडिंग के लिए। तो जब भी आप अपना इन्वेस्टमेंट करेंगे इंडिया में ना, तो आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे? नेचुरली आप ट्रिपल ए रेटेड पेपर्स, डबल ए रेटेड पेपर्स में आप इन्वेस्ट करेंगे, ताकि रिस्क कम हो। अगर बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं ना, तब जाकर आप ट्रिपल बी सोचेंगे, बहुत ज्यादा एक्सट्रीम रिस्क हो गया। तो ये बात हमेशा याद रखें कि ऑल दो इंडियन गवर्नमेंट ने कभी डिफॉल्ट नहीं किया, और लगता भी नहीं कि हम डिफॉल्ट करेंगे। फिलहाल काफी अच्छा चल रहा है और फ्यूचर भी काफी अच्छा लग रहा है। लेकिन हाँ, क्रेडिट रेटिंग वाइज हमारा क्रेडिट रेटिंग कोई बहुत ज्यादा अच्छा नहीं है, लोएस्ट इन्वेस्टमेंट ग्रेड है। लेकिन हाँ, यहाँ पे ये भी ध्यान रखें कि बहुत सारे कंट्रीज ऐसे भी हैं जिनका क्रेडिट रेटिंग हमसे बहुत नीचे भी रहता है। तो ऐसा नहीं है कि हम बहुत खराब हैं, लेकिन हाँ ऐसा भी नहीं कि हम टॉप पे हैं। तो जो भी इंडियन कंपनीज होती है ना, जब वो फॉरेन कंट्रीज में जाते हैं ना फंड रेजिंग के लिए, दूसरे कंट्रीज में, लाइक यूएस में या यूरोपियन कंट्रीज में, तो वहां पे मोस्टली जो उन्हें क्रेडिट रेटिंग मिलता है ना, वो अगर वो काफी अच्छी कंपनी है, तो जो कंट्री का क्रेडिट रेटिंग है ना वही उनको मिलता है। लाइक अच्छे जो यहाँ की जो सो कॉल्ड ट्रिपल ए रेटेड कंपनीज है ना, वो अगर बाहर पैसा रेज करने जाएंगी, तो उनको ट्रिपल बी माइनस ही मिलेगा क्रेडिट रेटिंग। और अगर कंपनी का क्वालिटी अच्छा नहीं है, तब तो ट्रिपल बी माइनस भी नहीं मिलेगा, और नीचे का मिलेगा। तो इन चीज़ों को जस्ट अंडरस्टैंडिंग के लिए मैं बता रहा हूँ कि ऑल दो हमारा कंट्री अच्छा कर रहा है, फ्यूचर में भी अच्छा करेगा, लेकिन क्रेडिट रेटिंग वाइज कोई हम बहुत ज़्यादा अच्छे नहीं हैं। बहुत सारे कंट्रीज हैं जो कि ट्रिपल ए, डबल ए प्लस रेटेड, डबल ए माइनस रेटेड है, जो कि काफ़ी अच्छा है। सो नाउ मैं आपके क्वेरीज लूंगा, तो जो भी क्वेश्चंस है आप टाइप इन कीजिए। अनु जी का क्वेरी है, फॉर लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट पराग पारक फ्लेक्सी कैप और एक्सिस स्मॉल कैप। देखिए अनु जी, इन दोनों में बहुत डिफरेंस है। मेरी कि अगर दो फंड्स की बात करें तो वहां टू सम एक्सटेंट समझ में आता है, लेकिन आपने यहाँ पे एक फ्लेक्सी कैप और एक स्मॉल कैप का आप कंपैरिजन बोल रहे हैं, जो कि बिल्कुल डिफरेंट है। फ्लेक्सी कैप लाइक पराग पारक में का फ्लेक्सी कैप अगर आप देखेंगे, तो स्मॉल कैप मिड कैप का एक्सपोजर बहुत कम है उसमें। उसमें ज्यादातर एक्सपोजर लार्ज कैप का है, और जो फॉरेन इक्विटी भी है वो तो मेगा कैप्स है, बहुत बड़ी बड़ी कंपनीज है यूएस की। तो और अगर आप एक्सिस स्मॉल कैप देखें, तो इसमें स्मॉल कैप के स्टॉक्स का बहुत बड़ा एक्सपोजर है, और साथ ही मिड कैप के स्टॉक्स का भी एक्सपोजर है। तो ये बहुत ज्यादा रिस्की फंड हो गया, जबकि पराग पारक फ्लेक्सी कैप इससे कम रिस्की है, क्योंकि मिड कैप स्मॉल कैप का एक्सपोजर कम है। तो अगर आप रिस्क बहुत ज्यादा नहीं लेना चाहते हैं और फॉरेन इक्विटीज में थोड़ा एक्सपोजर लेना चाहते हैं, इन दैट केस पराग पारक फ्लेक्सी कैप अच्छा होगा। और अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क लेना चाहते हैं, मिड कैप स्मॉल कैप में एक्सपोजर बहुत ज्यादा लेना चाहते हैं, और इन्वेस्टमेंट होराइजन भी 10 ईयर या उससे ज्यादा है, तो एक्सिस स्मॉल कैप फंड एक अच्छा फंड होगा। फंड्स दोनों ही अच्छे हैं, हमें ये देखना है कि हमारे लिए सुटेबल क्या है, हमारा रिक्वायरमेंट क्या है। तो उसके बेसिस पे आप डिसाइड कर सकते हैं। फंड्स दोनों अच्छे हैं, और लॉन्ग टर्म के लिए दोनों अच्छे फंड्स हैं। विजय जी, गुड इवनिंग। वांट टू इन्वेस्ट इन डेट फंड फॉर 3 years, काइंडली सजेस्ट बेस्ट फंड विच हैज मोस्ट ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज। विजय जी, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ही आपको अगर चाहिए, तो फिर गिल्ड फंड्स आते हैं, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज फंड्स।
तो वहां पे अगर आपको कोई ऐसा फंड मिलता है जिसका मॉडिफाइड ड्यूरेशन काफी कम है, लाइक गिल्ड फंड्स पे हमने ऑलरेडी एक डिटेल्ड वीडियो पब्लिश किया हुआ है, रिसेंटली ही किया है, हमारे चैनल पे आपको मिल जाएगा। बेस्ट गिल्ड फंड अगर आप सर्च पे जाएंगे ना, बेस्ट गिल्ड फंड इंटर कीजिए, वो मिल जाएगा, उसे आप वॉच करें। लेकिन हाँ, गिल्ड फंड में ध्यान रखिएगा कि मॉडिफाइड ड्यूरेशन ज्यादा नहीं हो, क्योंकि वो अगर वो होगा तो रिस्की है, इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो आपके रिटर्न्स कम आएंगे। और अगर आप अननेसेसरी ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते हैं तो आप शॉर्ट टर्म डेट फंड में इन्वेस्ट कर दें। 3 इयर्स का इन्वेस्टमेंट होराइजन है, वो सही होगा। शॉर्ट टर्म डेट फंड पे भी हमने फ्राइडे को ही डिटेल वीडियो पब्लिश किया है। उसमें कुछ आपको फंड्स मिल जाएंगे जिसमें गवर्नमेंट सिक्योरिटीज का एक्सपोजर बहुत ज्यादा है, तो उस वीडियो को भी आप वॉच कर सकते हैं, और बेसिस योर कंफर्ट यू कैन डिसाइड। तो शॉर्ट टर्म डेट फंड भी आपके लिए अच्छा होगा फिलहाल, और उसमें भी आपको गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में अच्छा खासा एक्सपोजर मिल जाएगा। आशीष जी, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड फॉर 3 इयर्स। आशीष जी देखिए, कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड में थोड़ा बहुत इक्विटी का एक्सपोजर होता है, तो इक्विटी और डेट से तो रिटर्न्स काफी अच्छे आ ही रहे हैं। तो यस, एक्सपेक्टेड यही है कि परफॉर्मेंस जनरली एफडी से ज्यादा रिटर्न्स आना चाहिए। लेकिन हाँ, हम सिर्फ ये बोल सकते हैं आना चाहिए, क्योंकि वहां पे कुछ भी गारंटी नहीं है। अगर इक्विटी का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं रहता है तो रिटर्न्स आपके कम भी आ सकते हैं। तो बिल्कुल इक्विटी, क्योंकि डेट साइड से तो हम निश्चिंत हैं, वहां से अच्छा रिटर्न्स ही आएगा नेक्स्ट 1-2 ईयर्स, तो वी आर श्योर। इक्विटी वी आर नॉट कॉन्फिडेंट ना, कभी अच्छा करेगा कभी खराब करेगा, वी डोंट नो। सो वो इक्विटी एक्सपोजर के कारण, बट हाँ, अगर इक्विटी का परफॉर्मेंस भी ठीक ठाक रहता है तो ऑफ कोर्स आपको एफडी से तो बिल्कुल ज्यादा रिटर्न्स आएगा, नो डाउट। लेकिन हाँ, अगर इक्विटी ने अंडर परफॉर्म किया तो वो डाइसी हो जाएगा। तो अगर आप रिस्क ले सकते हैं, इन चीजों को आप समझते हैं, तो कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड आपके लिए अच्छा हो सकता है। लेकिन अगर आपको बिल्कुल हेडेक नहीं चाहिए, थोड़ा भी रिस्क नहीं चाहिए, इन दैट केस आपके लिए एफडी ज्यादा अच्छा होगा। गुड इवनिंग भारत जी, प्रणव जी, गुड इवनिंग। Singh ji, sir, my father invested in Kotak Equity Opportunities Fund in 2008. He has got 16% returns. कोटक इक्विटी अपॉर्चुनिटीज तो ठीक फंड है, अच्छा फंड है। मोंडोल जी, सर प्लीज रिव्यू माय पोर्टफोलियो, पराग पारेख, एक्सिस निफ्टी 100, एक्सिस ग्रोथ अपॉर्चुनिटीज, पीजीएम इंडिया मिड कैप, कोटक स्मॉल कैप। फंड्स आपके अच्छे हैं मोंडोल जी, बहुत ज्यादा रिस्की पोर्टफोलियो है। अगर आप वेरी एग्रेसिव इन्वेस्टर हैं, बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, तभी ये सब तभी आपके लिए सुटेबल है, क्योंकि बहुत ज्यादा रिस्क लिया है आपने। फंड्स बुरे नहीं है, फंड्स अच्छे हैं आपके, बहुत ज्यादा रिस्की है। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तो ये सुटेबल है, नहीं तो सुटेबल नहीं है। सिंह जी, सर क्वांट लेटेस्ट होल्डिंग वीडियो दे पब्लिश्ड आल्सो सर। परमा बियर्स ऑन ट्विटर सेज पी निफ्टी शुड बी 12। भाई बोलने का तो कोई कुछ भी बोल सकता है, नो कमेंट्स भाई। पी 12 होना चाहिए, P8 होना चाहिए, पूरा स्टॉक मार्केट ही खत्म हो जाएगा भाई। तो जनरली 12 पे जाता नहीं है पी ना, अगर बहुत कुछ बहुत बड़ा प्रॉब्लम हो गया, वर्ल्ड वॉर हो गया, इंडिया पे अटैक हो गया, उस तरह का कोई अनफॉर्चुनेट इवेंट, उस समय भी 12, लाइक कोरोना में भी ऐसा नहीं था कि मार्केट पूरा डूब गया, कोरोना इतना बड़ा प्रॉब्लम आया था। तो लिखने के लिए तो कोई भी लिख सकता है ना, आप लिखिएगा 10 हो जाएगा तो बहुत ज्यादा पॉपुलर हो जाएगा आप, हाँ, तो अलग चीज है, बट एनी हाउ, नो कमेंट्स ऑन दैट। पार्था जी, एक्सिस मिड कैप फंड लॉन्ग टर्म के लिए कैसा है? अच्छा फंड है। देखिए, एक्सिस के फंड्स तो बुरे नहीं है ना, परफॉर्मेंस बहुत अच्छा रहा था। अभी उनका परफॉर्मेंस खराब चल रहा है। मैंने कई बार बताया, ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग ज्यादा, वो वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट करते हैं। तो देखिए, जब भी वेरी हाई ग्रोथ कंपनीज को आप देखेंगे ना, तो फिर जब भी इंटरेस्ट रेट नीचे जा रहा है तो जनरली उनका परफॉर्मेंस डाउन होता है। पास में आप देखेंगे तो ऐसा होता है। और जो वैल्यू स्टॉक्स होते हैं ना, जिनका वैल्यूएशन कम होता है, जनरली उनका परफॉर्मेंस ऊपर जाता है।
और अगर आप ग्रोथ स्टॉक्स को देखें तो मार्केट्स में करेक्शंस आए हैं, उनका भी जो वैल्यूएशन है पहले से कम हुआ है, लेकिन अभी भी अनफॉर्चुनेटली ज़्यादातर ग्रोथ स्टॉक्स का अगर आप वैल्यूएशन देखेंगे ना तो अभी भी ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया है। और जो वैल्यू स्टॉक्स हैं उनका भी वैल्यूएशन अभी भी काफ़ी कम है, ऐसा नहीं कि वो ओवर वैल्यूड हो गए। तो इसीलिए अभी वैल्यू स्टॉक्स में थोड़ा और बिल्कुल आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि ऊपर जाएगा, मैंने मेंटेन किया है इस बात को। और ग्रोथ स्टॉक्स का इस साल भी मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ कि रिटर्न्स कोई खास आएगा। ग्रोथ स्टॉक्स मतलब ऐसा नहीं कि सारे ग्रोथ स्टॉक्स, मैं जब भी बोल रहा हूँ ज़्यादातर वैल्यू स्टॉक्स, ज़्यादातर ऐसे लीजिएगा, सब कुछ नहीं। बहुत सारे ग्रोथ स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अभी भी अच्छा चल रहा है। तो ग्रोथ स्टॉक्स ओवरऑल अगर आप देखेंगे ना तो इस साल भी कोई बहुत अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए। वैल्यू स्टॉक्स का परफॉर्मेंस इस साल तो अच्छा रहेगा, नेक्स्ट ईयर देखते हैं। लेकिन हाँ, नेक्स्ट ईयर से ऑफ कोर्स देखिए, मार्केट इतने समय से बिल्कुल ऊपर नहीं गया है, मतलब साइडवेज चल रहा है। और उनमें करेक्शंस भी आए हैं, प्लस क्वार्टर ऑन क्वार्टर उनका अगर आप प्रॉफिट देखते हो तो बढ़ रहा है। तो इस साल तक अगर उनका वैल्यूएशन यहीं पे रहता है और उनका प्रॉफिट बढ़ता रहता है तो ओवरऑल वैल्यूएशन जो है वो और नीचे आएगा, उनका अट्रैक्टिव वैल्यूएशन होगा। तो नेक्स्ट ईयर ऑफ कोर्स हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि थोड़ा वहाँ मोमेंटम बिल्कुल देखने को मिलेगा। इस साल तो एटलीस्ट मैं बहुत ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक नहीं हूँ, ग्रोथ स्टॉक्स से कोई खास एक्सपेक्ट नहीं करना चाहिए इस साल। लेकिन हाँ, अगर लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट आपने किया है तो बिल्कुल वो वापस आएगा और रिटर्न्स अच्छे आएंगे, क्योंकि कंपनीज वो बहुत अच्छे कंपनीज है, देयर इज नो डाउट। वैल्यूएशन एक कंसर्न है जो कि अभी भी थोड़ा ज़्यादा है, ऐसा नहीं कि बहुत कम हो गया है। देखिए, कोई कंपनी है ना, उसका पी 100 पे चल रहा है, वो 100 से अगर 70 पे आ गया तो ऐसा नहीं है कि वो बहुत ज़्यादा अट्रैक्टिव हो गया। आपको देखना होगा कि भाई उसका एक्चुअल वैल्यूएशन क्या है, हो सकता है उसका वैल्यूएशन 30-40 का पी होना चाहिए। तो 70 भी काफ़ी ज़्यादा है, तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि इस साल तक थोड़ा और वैल्यूएशंस ठीक ठाक हो जाएगा, नेक्स्ट ईयर से आप अच्छे परफॉर्मेंस की एक्सपेक्टेशन कर सकते हैं उनसे। सौमेन जी, रिस्क हाई, टाइम 15 इयर्स प्लस, एज 26, सब कुछ पॉजिटिव है आपका सोमेन जी। आप ज़्यादा रिस्क भी ले सकते हैं, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन 15 ईयर प्लस का है जो कि बहुत अच्छा है। आपका एज भी सिर्फ 26 ईयर्स है, तो काफ़ी समय है आपके लिए अच्छा वेल्थ क्रिएशन करने का। आपने लार्ज कैप में सेंसेक्स में इन्वेस्ट किया है। मिड कैप के लिए आपने नाम नहीं लिखा है किसी भी फंड का, बट हाँ एलोकेशन आपने लिखा है लार्ज कैप 25%, मिड कैप 30%, स्मॉल कैप 35%, नैस्डैक 10%। देखिए, फंड्स लिखा नहीं है तो आप कमेंट तो नहीं कर पाऊंगा, लेकिन हाँ एलोकेशन जो आपने लिखा है ना, एलोकेशन बहुत ज़्यादा रिस्की है यार। सो आई होप, देखिए हाई रिस्क लिखना और उसे टॉलरेट करना दोनों में डिफरेंस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा ना। जब भी मार्केट थोड़ा ठीक ठाक करता है, बहुत ज्यादा नहीं गिरता है, तो ज्यादातर लोगों से अगर आप पूछेंगे ना तो वो बोलेंगे मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ, जो प्रोफाइलिंग भी करेंगे उसमें भी शो करेंगे मैं बहुत ज्यादा रिस्क ले सकता हूँ। लेकिन यही मार्केट जब 20% गिर जाएगा, 30% गिर जाएगा, तो ये सारे जो ज्यादातर लोग हैं, नॉट ऑल ऑफ कोर्स, लेकिन हाँ ज्यादातर जो लोग हैं वो फिर कंजर्वेटिव इन्वेस्टर बन जाएंगे, बोलेंगे नहीं मुझे ज्यादा रिस्क नहीं लेना है। तो प्रोफाइलिंग करते वक्त इन चीजों को आप ध्यान में रखिए कि भाई मार्केट जब सही में 20-30% गिर जाएगा, मेरा 1 लाख का रुपया, 1 लाख जो मैंने इन्वेस्ट किया है वो 70,000 80,000 बन जाएगा, तो क्या सही में मैं उसे उस प्रेशर को झेल पाऊंगा? क्योंकि ज्यादातर लोग उसे टॉलरेट नहीं कर पाते हैं, मैं सालों से देख रहा हूँ, बहुत सारे इन्वेस्टर से टच में हूँ, और बहुत मुश्किल होता है। जो सो कॉल्ड सीजन इन्वेस्टर होते हैं ना, उनके लिए उनका ही पैसा अगर 30-40% गिर जाता है तो झेलना मुश्किल है। तो इन चीज़ों को आप समझें, और हो सके तो मे बी लार्ज कैप में थोड़ा एक्सपोजर और बढ़ा लें तो वो ज़्यादा अच्छा होगा। और अगर आप एक्सट्रीम रिस्क ले सकते हैं तो क्योंकि एज आपका फेवरेबल है, आपका इन्वेस्टमेंट होराइजन भी फेवरेबल है, तो अगर आप एक्सट्रीम केस हैं तो कर सकते हैं। शांतनु जी, गुड इवनिंग, आई एम वॉचिंग योर वीडियोज रेगुलर बेसिस। ओके ग्रेट शांतनु जी। धीरेन जी, कैन वी इन्वेस्ट लमसम इन म्यूचुअल फंड इन प्रेजेंट सिनेरियो, प्लीज गाइड। अवॉइड करना चाहिए धीरेन जी। फिलहाल मैंने शुरू में अगर आपने वॉच किया ना, मार्केट्स और गिर सकते हैं यहाँ से, तो ऐसे में क्यों लमसम करना। हाँ, अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, मार्केट्स में लॉन्ग टर्म तक बने रहना चाहते हैं,
तो 3-4 ट्रांचेस में इन्वेस्ट करें फॉर नेक्स्ट 3-4 मंथ्स ना, लाइक 4 मंथ्स का टारगेट रखें और 25-25% करके कर दें। बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं लॉन्ग टर्म के लिए तो, नहीं तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर सकते हैं, वो भी काफ़ी अच्छा है। पूरा पैसा लिक्विड फंड में इन्वेस्ट करें, वहां से फॉर 6 मंथ्स आपका पैसा एवरी मंथ इक्विटी फंड में ट्रांसफर होता रहेगा, वो भी बहुत अच्छा ऑप्शन है, तो वो भी कर सकते हैं। अमित जी, एक्सेस ब्लू चिप फंड, अमित जी इस पे डिटेल वीडियो हमने रिसेंटली पब्लिश किया हुआ है। लाइक एक्सेस मैंने ऑलरेडी अभी डिस्कस किया, आई होप आपने सुना है। तो फंड के साथ प्रॉब्लम नहीं है, इनका इन्वेस्टमेंट स्टाइल जो है ना अभी फेवर में नहीं चल रहा है, तो और इन्वेस्टमेंट स्टाइल के साथ भी प्रॉब्लम नहीं है। इसी इन्वेस्टमेंट स्टाइल के सहारे इन्होंने सालों तक काफी अच्छा रिटर्न्स दिया है। उनका अगर पोर्टफोलियो देखेंगे ना, स्टॉक पोर्टफोलियो, तो ज्यादातर कंपनीज बहुत टॉप क्लास की कंपनीज है। बट हाँ, यहाँ पे ऑफकोर्स ये बोलना पड़ेगा कि ऐसा नहीं है कि दूसरी कंपनीज को भी अगर आप देखें ना, तो वहां पे भी कुछ कंपनीज हैं जो कि बहुत हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट कर कर रिटर्न जनरेट कर रही हैं। तो टू सम एक्सटेंट ऑफ कोर्स ये तो बोलना ही पड़ेगा कि यहाँ पे जो इन्होंने कॉल लिया है, कॉल सही नहीं है। ग्रोथ स्टाइल ऑफ इन्वेस्टिंग से ऑफ कोर्स प्रॉब्लम आ रहा है, लेकिन 100% ये बोल देना कि सिर्फ इसी के कारण ये अंडर परफॉर्म करे, वो भी सही नहीं होगा। क्योंकि दूसरे फंड्स भी हमने रिव्यू किए हैं, वहां पे भी हाई ग्रोथ कंपनीज में इन्वेस्ट किया गया है, उनका जो पोर्टफोलियो प्राइस टू अर्निंग रेशियो है ज्यादा है, लेकिन वहां पे रिटर्न्स आए हैं। तो एक्सिस के साथ बिल्कुल प्रॉब्लम चल रहा है, दैट्स नो डाउट। लेकिन हाँ देखिए, किसी भी म्यूचुअल फंड कंपनी में 1-2 साल तक प्रॉब्लम चल सकता है। लाइक उन्होंने जो कॉल लिया ना, कॉल गलत जा सकता है, ईयर ऑन ईयर कॉल सही जाए ऐसा नहीं होता है, गलती हो सकता है। 10 ईयर्स में 2-3 साल बिल्कुल ऐसा हो सकता है, सभी के साथ होता भी है इनफैक्ट। तो अगर आप लॉन्ग टर्म के लिए आपने इन्वेस्टमेंट किया है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, तब तो कंसिडर किया जा सकता है। लेकिन हाँ, अंडर परफॉर्म तो कर रहा है और काफ़ी समय हो गया, अब तो 2 साल से ऊपर हो गया है, तो दैट इज़ देयर। बट एनीहाउ हमने एक डिटेल रिव्यू किया हुआ है एक्सिस ब्लू चिप फंड का, उसको आप बिल्कुल देख लें, उससे आपको एक आइडिया मिल जाएगा इस फंड के बारे में। रोहित जी, पीजीएम इंडिया स्मॉल कैप फंड तो शायद परफॉर्मेंस कोई खास नहीं है सर जी इसका फिलहाल तो एवरेज फंड और बिलो एवरेज फंड, नथिंग ग्रेट। अजीम जी, in this current volatile market which mutual fund is good for 3 years? 3 years के लिए सर जी अगर आप अननेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो डेट फंड सही है। शॉर्ट टर्म में भी, शॉर्ट टर्म डेट फंड्स, अगर आपको डेट फंड चाहिए तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स को कंसिडर किया जा सकता है। और अगर आपको इक्विटी में थोड़ा एक्सपोजर चाहिए, रिस्क ले सकते हैं, मैं फिर से बोल रहा हूँ रिस्क ले सकते हैं, इन दैट केस कंजर्वेटिव हाइब्रिड फंड को भी आप कंसिडर कर सकते हैं, उसमें थोड़ा इक्विटी एक्सपोजर होता है। और अननेसरी हेडेक नहीं चाहिए, रिस्क नहीं, ज्यादा रिस्क नहीं चाहिए, तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अच्छे होंगे। अरुण जी, हाउ मच फॉल वी कैन एक्सपेक्ट परसेंटेज वाइज? अरुण जी, अगर आप सुनते हैं तो मैंने शुरू से ये मेंटेन किया है कि देखिए इन प्रेजेंट मार्केट कंडीशंस में, देखिए स्टॉक मार्केट सबसे पहले तो कुछ भी हो सकता है, कभी भी हो सकता है, ये हमेशा ध्यान में रखें। लेकिन हाँ, ऐसा नहीं लगता है कि 10% से ज्यादा फिलहाल, मतलब थोड़ा बहुत एडवर्स भी अगर होता है कुछ तो गिरेगा मार्केट। तो ये रफली ये बोला जा सकता है, 10% ज्यादा तो फिलहाल बिल्कुल नहीं लगता है कि गिरेगा, जो करंट मार्केट सिचुएशन है। और 10% भी बहुत मैं एक्सट्रीम बोल रहा हूँ, तो मे भी यही सेम 5%, 6%, 4%, 5%, 6%, इसी तरह का अप डाउन चलता रहेगा, उतना जाएगा फिर रिकवर करेगा, फिर जाएगा फिर रिकवर करेगा। एक्सट्रीम में शायद 10%, उससे ज्यादा गिरने के चांसेस नहीं लगते हैं फिलहाल। प्रलय जी, बेस्ट म्यूचुअल फंड फॉर लमसम इन्वेस्टमेंट। सो लाइक बेस्ट म्यूचुअल सीरीज का एक्चुअली मार्च आ चुका है ना, तो हम क्वार्टरली सारे जो म्यूचुअल फंड कैटेगरीज हैं, पॉपुलर कैटेगरीज हैं, उसके क्वार्टरली रिव्यू वीडियोस हम पब्लिश करते हैं, बेस्ट म्यूचुअल फंड सीरीज।
तो नेक्स्ट फ्यू डेज में आपको ऑलमोस्ट सारे म्यूचुअल फंड जितने भी कैटेगरीज हैं, लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, सभी कुछ सारे कैटेगरीज के लेटेस्ट अपडेटेड वीडियोस आपको मिल जाएंगे बेस्ट सीरीज के, लाइक बेस्ट स्मॉल कैप, बेस्ट मिड कैप, बेस्ट लार्ज कैप, सभी कुछ आपको मिल जाएगा। मोस्टली मार्च में ही हम ज्यादातर पब्लिश कर देंगे, तो वहां आपको सारे डिटेल्स मिल जाएंगे। जस्ट वेट फॉर फ्यू डेज, तो ये बेस्ट सीरीज का अपडेटेड वीडियोस हम पब्लिश करेंगे। तरुण जी, टाटा डिजिटल फंड, देखिए फंड तो अच्छा है ना, अभी तो लाइक टेक स्टॉक्स का परफॉर्मेंस अच्छा नहीं चल रहा है, तो इसलिए डाउन एंड आउट है। बट देखिए, इस तरह के फंड्स बहुत ज्यादा रिस्की होते हैं, मैंने हमेशा मेंटेन किया है। तो अगर आपको टेक सेक्टर का आइडिया नहीं, तब तो इन्वेस्ट नहीं करे तो अच्छा होगा, क्योंकि टेक सेक्टर की जो कंपनीज हैं उसका एक्सपोजर ऑलरेडी आपको दूसरे फंड्स में अच्छा खासा मिल जाता है, डाइवर्सिफाइड फंड्स में। टेक सेक्टर का आपको आइडिया है, रिस्क ले सकते हैं, और इन्वेस्टमेंट होराइजन अबाउट 10 ईयर्स का रखें इस तरह के फंड्स के लिए। तो फंड बुरा नहीं है, टेक सेक्टर एज अ सेक्टर भी खराब नहीं है। लॉन्ग टर्म में हम अच्छा परफॉर्मेंस एक्सपेक्ट कर सकते हैं। कृष्णा जी, एक्सेस मिड कैप, स्मॉल कैप, फोकस्ड फंड, ऑलरेडी मैंने एक्सेस पे काफी कमेंट कर दिया, आई होप आपने सुना होगा। तो इस वीडियो में ऑलरेडी मैंने काफी कुछ डिस्कस किया एक्सेस के बारे में। रोहित जी, स्मॉल कैप इंडेक्स फंड वर्सेस स्मॉल कैप एक्टिव फंड, देखिए फिलहाल जो परफॉर्मेंस चल रहा है ना, वो एक्टिव फंड एनी गिवन डे अच्छा है स्मॉल कैप का। तो मिड कैप और स्मॉल कैप में बिल्कुल आप एक्टिव फंड को कंसिडर कर सकते हैं। लार्ज कैप में कुछ एक्टिव फंड्स अच्छे हैं, लेकिन वहां पे अगर आप चाहें तो इंडेक्स फंड्स को भी कंसिडर कर सकते हैं। लेकिन मिड कैप और अगर स्मॉल कैप की बात करें, तो बिल्कुल स्मॉल कैप में बहुत सारे आपको फंड्स मिल जाएंगे, जो कि ज्यादातर होराइजंस में अपने रिस्पेक्टिव बेंचमार्क को काफी बड़े मार्जिन से बीट करते हैं। और जो इंडेक्स फंड्स है, वो आपको पता है अपने बेंचमार्क से हमेशा ही कम रिटर्न देता है। तो स्मॉल कैप में तो फिलहाल यस, एक्टिवली फंड्स ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। सौरभ जी, बेस्ट डेट फंड फॉर लॉन्ग टर्म, लॉन्ग टर्म आपको लिखना पड़ेगा सर जी कितना चाहिए, लेकिन फिलहाल लॉन्ग टर्म के लिए देखिए, अब इंटरेस्ट रेट पे डिपेंड करेगा, तो ऐसे बोलना फिलहाल डिफिकल्ट है सर जी। तो फिलहाल अगर आप चाहें तो मे बी कॉर्पोरेट बॉन्ड में आप कुछ इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। कॉर्पोरेट बॉन्ड पे भी हमने डिटेल वीडियो पब्लिश किया हुआ है। शॉर्ट टर्म डेट फंड का भी आप वीडियो देखें। लॉन्ग टर्म आपको लिखना पड़ेगा पीरियड, क्योंकि जब ये जो डेट का इन्वेस्टमेंट होता है ना, तो ऑफकोर्स आप सालों तक इन्वेस्ट कर सकते हैं पैसा, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन जो आइडियल इन्वेस्टमेंट होता है डेट का, वो शॉर्ट टर्म का होता है, वेरी लॉन्ग टर्म का नहीं होता। तो डेट में जनरली कब इन्वेस्ट करना चाहिए? जब इंटरेस्ट रेट काफी ऊपर हो, और वहां से हमें लग रहा है कि इंटरेस्ट रेट अब नीचे आ सकता है, तो वो डेट डेट फंड्स में इन्वेस्ट करने का बेस्ट पीरियड है। तो डेट में हमें काफी हद तक ये पता रहता है कि हमें किस तरह का रिटर्न मिलेगा, जबकि इक्विटी में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमें बिल्कुल भी आइडिया नहीं होता है कि किस तरह का एग्जैक्ट, मतलब काफी हद तक हमें नहीं पता रहता कि क्या होगा। लेकिन हाँ, लॉन्ग टर्म में एवरेज रिटर्न्स काफी अच्छे आते हैं इक्विटी में, नो डाउट, लेकिन हमें पता नहीं होता है। लेकिन डेट के साथ ऐसा नहीं, डेट में आपको काफी हद तक पता होता है कि किस तरह का रिटर्न्स आपको मिलेगा। दैट्स वाई जो भी हम डेट फंड्स पे हम जो भी वीडियोस पब्लिश करें, आपने देखा होगा ना, सब में मैं आपको अप्रोक्स रिटर्न्स बताता हूँ। एग्जैक्ट रिटर्न्स ऑफकोर्स हम नहीं बता सकते हैं, क्योंकि वो पॉसिबल नहीं है, क्योंकि इंटरेस्ट रेट मूवमेंट पे डिपेंड करेगा। लेकिन हाँ, अप्रोक्स रिटर्न्स बिल्कुल। और जो अप्रोक्स रिटर्न है, मोस्टली उसी के आसपास जो फाइनल रिटर्न्स आएगा, मोस्टली कुछ परसेंटेज पॉइंट्स का डिफरेंस होगा, ज्यादा का नहीं होगा। तो फिलहाल अगर आप देखें तो शॉर्ट टर्म डेट फंड्स ठीक हैं डेट फंड्स में इन्वेस्टमेंट करने के लिए, 3 ईयर्स के होराइजन के लिए। और जब इंटरेस्ट रेट यहाँ से हम एक्सपेक्ट करें थोड़ा और ऊपर जाएगा, तो मे बी, लाइक मैंने आपको हमेशा ये मेंटेन किया है कि अप्रैल तक वेट कीजिए, वहां पर काफी क्लैरिटी मिल जाएगी। इंटरेस्ट रेट भी मोस्टली वहां तक ज्यादा जा चुका होगा, तो उसके बाद ऊपर जाने के चांसेस कम होंगे। जा सकता है बिल्कुल, लेकिन चांसेस कम होंगे, तो वहां थोड़ा एक स्टेबिलिटी मिलेगा। तो अप्रैल तक वेट करना चाहिए, और फिलहाल के लिए शॉर्ट टर्म डेट फंड्स अच्छे ऑप्शन हैं, अच्छे ऑप्शन। वहां भी आपको 7.5% के लगभग इंटरेस्ट हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। आशीष जी, मॉडिफाइड ड्यूरेशन आपको सारे वेबसाइट्स पे मिल जाएंगे ना, म्यूचुअल फंड्स के बहुत सारे वेबसाइट्स हैं, लाइक वैल्यू रिसर्च है, मनी कंट्रोल है, ईटी मनी है, बहुत सारे, वो सभी जगह आप चेक कीजिएगा।
वहाँ डेट फंड्स का आपको मॉडिफाइड ड्यूरेशन तो आजकल बहुत सारे वेबसाइट्स पे मिलता है, कोई बड़ी बात नहीं, वहाँ पे आपको मिल जाएगा। प्लस हम जो भी वीडियोस पब्लिश कर रहे हैं ना, डेट फंड्स का सीरीज हमने स्टार्ट किया है, कॉर्पोरेट बॉन्ड पे, गिल्ड फंड पे, शॉर्ट टर्म पे, ये तीनों वीडियोस हमने रिसेंटली ही पब्लिश किया है। वहाँ सभी जगह हमने मॉडिफाइड ड्यूरेशन मेंशन किया है, तो वहाँ से भी आपको मिल जाएगा। डेविड जी, इंडियन म्यूचुअल फंड रिटर्न्स आर फ्लैट टू नेगेटिव फॉर पास्ट 18 मंथ्स। ऑल वर्ल्ड मार्केट्स आर डूइंग वेल। देखिए, जब भी आप मार्केट रिटर्न्स देखेंगे ना, तो लॉन्ग टर्म का देखें। लाइक लास्ट ईयर अगर आप देखें ना, तो यूएस के मार्केट्स का क्या हुआ था, यूरोपियन मार्केट्स का क्या हुआ था, जबकि इंडियन मार्केट्स रिलेटिवली फ्लैट थे। तो ऐसा बोलना कि बिल्कुल खराब है, ऐसा सही नहीं होगा। तो जो यूएस मार्केट्स अभी भी देखे ना, तो अभी भी अच्छा खासा गिरा हुआ है। तो लेकिन हाँ, सही बात है आपका कि ऑलमोस्ट 18 मंथ्स हो चुके हैं, कोई खास रिटर्न्स नहीं आया है। बट देन इंडियन स्टॉक मार्केट्स ने 2 साल बहुत ज्यादा रिटर्न्स दिया था, तो वो एवरेज आउट होता ही है, तो वो एवरेज आउट हो रहा है। और मोस्टली लाइक मैंने बताया, सेकंड हाफ से थोड़े रिटर्न्स आएंगे और नेक्स्ट ईयर से मोस्टली थोड़ा सेटलमेंट आएगा, ठीक ठाक आएगा। तो बिल्कुल वहां से हम अच्छे रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने चाहिए हमें वहां से। राकेश जी, सर आप कह रहे हैं कि रिस्क ले सकते हैं तभी इक्विटी में इन्वेस्टमेंट करें, रिस्क का मतलब क्या है? देखिए राकेश जी, रिस्क का मतलब ये है कि आपने 1 लाख रुपीज इन्वेस्ट किया, स्टॉक मार्केट गिरा, आपका 1 लाख रुपी 90,000 बन गया, इन सम केसेस इवन 80,000 बन गया। तो क्या आप वहां पे, क्योंकि इक्विटी का इन्वेस्टमेंट लॉन्ग टर्म का इन्वेस्टमेंट होता है, लॉन्ग टर्म में जो एवरेज रिटर्न्स आते हैं वो अच्छे आते हैं। शॉर्ट टर्म में मार्केट ऊपर भी जा सकता है, नीचे भी जा सकता है। तो क्या आप इस चीज को समझते हैं? और जब आपका पैसा गिरेगा नीचे, प्रिंसिपल अमाउंट कम होगा, तो क्या आप इक्विटी मार्केट में उस समय बने रहेंगे, या फिर डर कर आप अपने यूनिट्स को रिडीम कर देंगे, जो भी आपने इन्वेस्टमेंट किया उसे बेच देंगे? ऑफ कोर्स बेचेंगे तो आपको लॉस होगा वहां पे। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ रिस्क है। तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं, आप समझते हैं कि नहीं, लॉन्ग टर्म में ये जो गिरा है फिर से वापस ऊपर चला जाएगा और मुझे अच्छे रिटर्न्स आएंगे, तो अगर आप इन चीजों को समझते हैं, तभी आप इक्विटी म्यूचुअल फंड या किसी शेयर में इन्वेस्ट करें। और अगर आपको लगता है कि नहीं, अगर मेरा प्रिंसिपल अमाउंट कम हो जाएगा तो मैं शायद उसे नहीं झेल पाऊँ, तो फिर बिल्कुल भी आपको इक्विटी म्यूचुअल फंड में या शेयर्स में इन्वेस्ट नहीं करना चाहिए। तो ये है इसका मतलब। वैभव जी, if we want to invest in index mutual fund when share market falls but NAV is realized on next date value, so isn't it better to buy ETF like Nifty Bs instead of? देखिए वैभव जी, अगर कट ऑफ से पहले आप इन्वेस्ट करते हैं तो सेम डे का एनएवी मिलता है, ऐसा नहीं कि नेक्स्ट डे का एनएवी मिलेगा, आपको सेम डे का एनएवी मिलता है ना। और यहाँ भी अगर आप ईटीएफ में भी देखें तो आपको मार्केट आवर्स में ही खरीदना होता है, तभी तो आपको वो रेट मिलेगा। लेकिन हाँ, अगर कट ऑफ के बाद खरीदेंगे तो नेक्स्ट डे का भी मिलता है। तो यहाँ ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं, कट ऑफ से पहले अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया है और सही जगह से आप इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो सेम डे का एनएवी भी आपको मिल जाएगा, तो वो प्रॉब्लम ऐसा नहीं आना चाहिए। विरीसा जी, इज इट गुड टू इन्वेस्ट इन यूएस ब्लू चिप्स नाउ? बिल्कुल किया जा सकता है, बट हाँ, थोड़ा ही एक्सपोजर ले, बहुत ज्यादा एक्सपोजर नहीं ले। इंडियन स्टॉक मार्केट शुड बी रिलेटिवली बेटर। तो बिल्कुल थोड़ा इन्वेस्टमेंट तो किया जा सकता है।
नीरज जी, गुड इवनिंग. इज इट बेटर टू इन्वेस्ट इन नावी एएलएसएस टैक्स सेवर निफ्टी 50 इंडेक्स फंड? करंटली आई एम इन्वेस्टिंग इन यूटीआई निफ्टी. नहीं, ऑलरेडी कर रहे हैं तो फिर रिक्वायर्ड नहीं है चेंज करने की सर जी. हाँ, निफ्टी 50 यूटीआई का भी अच्छा इंडेक्स फंड है, काफी अच्छा फंड है. मनोज जी का क्वेरी है सर. कि मनोज जी का क्वेरी है सर, माय पोर्टफोलियो इज वेरी लॉन्ग. टू कंपेयर पोर्टफोलियो, कैन थ्री लार्ज एंड मिड कैप फंड एंड केनरा रूबिको इमर्जिंग इक्विटी फंड इन्वेस्टेड इन ओनली वन? समझ में नहीं आ रहा है सर जी. सर, माय पोर्टफोलियो इज वेरी लॉन्ग. टू कंपेयर पोर्टफोलियो, कैन थ्री लार्ज एंड मिड कैप फंड्स मिरे इमर्जिंग एडलवाइस एंड केनरा रूबिको इक्विटी कैन बी? ओके, आपका ऑफ कोर्स देखिए, लार्ज एंड मिड कैप फंड में अगर कैटेगरी में अगर थ्री फंड्स आपके पास हैं तो बिल्कुल थ्री फंड तो बहुत ज्यादा हो गया ना. आइडियली हमें एक ही रखना चाहिए. और अगर पोर्टफोलियो ओवरलैप नहीं है तो मैक्सिमम दो, उससे ज्यादा तो कोई मतलब नहीं बनता है. तो बिल्कुल अगर आप चाहें तो कर सकते हैं, ऐसा किया जा सकता है. एक दो ही रखें, उससे ज्यादा नहीं रखें. राकेश जी का क्वेरी है सर, आई हैव इन्वेस्टेड इन एमएफ बाई कुवेरा ऐप. इफ माई अमाउंट डेबिटेड टुडे फ्रॉम माई अकाउंट बट यूनिट्स अलॉटेड ऑन नेक्स्ट टू नेक्स्ट डे. नहीं सर जी, ऐसा होना नहीं चाहिए. फ्रैंकली स्पीकिंग, बिल्कुल भी ऐसा नहीं होना चाहिए. अगर आपने कट ऑफ से पहले इन्वेस्ट किया है तो ऐसा नहीं होना चाहिए. तो ये आपको उन्हीं से चेक करना पड़ेगा ना. यू कैन नॉट कमेंट, क्योंकि सभी लोग अलग अलग ऐप से इन्वेस्ट करते हैं. उनसे आपको चेक करना पड़ेगा क्यों ऐसा हो रहा है. क्योंकि जब भी आप कट ऑफ से पहले इन्वेस्ट करते हैं और नेट बैंकिंग से अगर आप पे कर रहे हैं तो नेट बैंकिंग का पैसा तुरंत ट्रांसफर हो जाता है, उसमें टाइम नहीं लगता है. आप आरटीजीएस या एनईएफटी नहीं कर रहे हैं कि थोड़ा टाइम लगेगा. आपने अगर नेट बैंकिंग बेस्ट है, नेट बैंकिंग से ट्रांसफर करते हैं पैसा, तुरंत म्यूचुअल फंड कंपनी को मिल जाता है. और कट ऑफ से पहले अगर आपने ट्रांजेक्शन डाल दिया, कट ऑफ से पहले आपने पैसा भी पे कर दिया, तो आपको सेम डे का ही एनएबी मिलना चाहिए और मिलता भी है. अगर नहीं मिल रहा है तो फिर आपको उस कंपनी से चेक करना पड़ेगा क्या प्रॉब्लम है. उन्हें आप मेल लिख सकते हैं और उनका रिस्पॉन्स चेक कर सकते हैं. पार्थ सारथी जी, गुड इवनिंग. इज इट स्टिल बेटर टू डू लमसम नाउ और स्टैगर्ड? स्टैगर्ड ही अच्छा रहेगा सर जी. स्टैगर्ड अगर आप चाहें बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, 3-4 ट्रांचेस में कर दें. ऐसा नहीं है कि आप 12 मंथ्स का स्टैगर करें. अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन्वेस्टमेंट होराइजन लॉन्ग टर्म का है, तो मे भी 3-4 मंथ्स का होराइजन लें और स्टैगर्ड 3-4 पार्ट्स में अपने पैसे को डिवाइड करके कर दें. और इस तरह का हेडेक नहीं चाहते हैं तो 6 मंथ्स का एसटीपी कर दें, लिक्विड फंड टू इक्विटी फंड. वो बहुत अच्छा होगा, अननेसरी हेडेक भी नहीं होगा आपको. आदित्य नंद जी, कैन यू सजेस्ट फॉर बेस्ट स्मॉल कैप एंड फ्लेक्सी कैप फंड्स नाउ? आई वांट टू इन्वेस्ट 10,000 पर मंथ फॉर 15 years. सर जी, मैंने ऑलरेडी बताया इस वीडियो में, मार्च है ना, तो हम क्वार्टरली अपडेटेड वीडियोस पब्लिश करते हैं बेस्ट सीरीज का. सारे म्यूचुअल फंड जो कैटेगरीज है ना, इंपॉर्टेंट कैटेगरीज, सभी पे डिटेल वीडियो हम पब्लिश करेंगे. जस्ट हम वेट कर रहे हैं कि जो लेटेस्ट उनका पोर्टफोलियो आ जाए ना, 28 फरवरी का, वो जैसे ही आ जाएगा तो अभी
एक दो ही म्यूचुअल फंड कंपनीज का आया है, तो मोस्टली नेक्स्ट फ्यू डेज में सभी का लेटेस्ट पोर्टफोलियो आ जाएगा। उसके बाद हम सारे कैटेगरीज पे डिटेल वीडियोस पब्लिश करेंगे, अपडेटेड वन। तो जस्ट आप कुछ दिनों का वेट कीजिए, सारे वीडियोस आपको मिल जाएंगे, क्योंकि उस पर अपडेटेड डिटेल्स होंगे, उसको आप वॉच करें, बेसिस योर कंफर्ट यू कैन डिसाइड। शशांक जी का क्वेरी है, शशांक जी का क्वेरी है, दिस ईयर आई चोज ईएलएसएस फॉर टैक्स सेविंग एंड माय ऑल इन्वेस्टमेंट्स दिस ईयर, looking at past mostly did quant past performance quant tax, however they are performing badly, should I continue? देखिए क्वांट फंड्स तो मैंने अपडेटेड वीडियोस, कई वीडियोस पब्लिश किए हुए हैं ना क्वांट फंड्स पे। उनका एक्सपोजर आपको पता है ना, जब ये अदानी का एपिसोड हुआ तो अदानी के स्टॉक्स में उनका एक्सपोजर था, उसके कारण उनका हिट हुआ। प्लस जब अदानी का एपिसोड आया तो पीएसयू बैंक्स का ही परफॉर्मेंस उस समय हिट हुआ था, तो उनका पीएसयू बैंक्स में भी काफी बड़ा एक्सपोजर है। तो अदानी के स्टॉक्स का भी एक्सपोजर हुआ और पीएसयू बैंक्स का भी एक्सपोजर हिट हुआ, तो उसके कारण उनका जो रिटर्न्स है ना काफी कम हुआ था। तो इसी के कारण ऐसा हुआ है। तो क्वांट तो मैंने हमेशा मेंटेन किया है कि आप थोड़ा ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी इन फंड्स को कंसिडर करें। परफॉर्मेंस वाइज तो बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहा है लास्ट ऑलमोस्ट 3 ईयर से। लेकिन हाँ, इनका जो इन्वेस्टमेंट स्टाइल है वो थोड़ा रिस्की है, तो अगर आप ज्यादा रिस्क ले सकते हैं तभी कंसिडर करें। और एनी एक अपडेटेड वीडियो हम ट्राई करेंगे क्वांट पे, क्योंकि उनका आ चुका है लेटेस्ट पोर्टफोलियो, हम ट्राई करेंगे उस पर एक डिटेल वीडियो बनाने का। तो मोस्टली अब उन्होंने सारे अदानी स्टॉक्स को बेच दिया है, तो बट एनी हाउ वो अपडेटेड वीडियो आएगा, उसे आप वॉच करें तो इस फंड का भी डिटेल आपको वहाँ पे मिल जाएगा। दीपाली जी का क्वेरी है, सर काइंडली गिव योर व्यूज ऑन माय पोर्टफोलियो, केनरा रूबिको ब्लू चिप, मेरे एसेट टैक्स सेवर, पीजीएम इंडिया मिड कैप, एडिलवाइस मिड कैप, मेरे फोकस्ड, मेरे बैंकिंग एंड फाइनेंस। सारे फंड्स अच्छे हैं आपके, नंबर ऑफ फंड्स ज्यादा है। नंबर ऑफ फंड्स देखिए 4-5 बहुत है, 4-5 फंड से ज्यादा रखने की जरूरत नहीं है, और फंड्स आपके ठीक ठाक है, फंड्स बुरे नहीं है। और हो सके तो कुछ फंड्स को आप कम कर लें, 4-5 फंड सफिशिएंट है। लेकिन आपने लार्ज कैप में भी डाला है, मिड कैप में भी इन्वेस्ट किया है, फोकस्ड फंड भी रखा है। बैंकिंग और फिनेंस अगर आपको आइडिया है, क्योंकि ये सेक्टर फंड्स आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए एज अ रिटेल इन्वेस्टर। अगर आपको पता है कि बैंकिंग सेक्टर कैसे काम करता है, बहुत ज़्यादा रिस्क ले सकते हैं तो बिल्कुल, क्योंकि बैंकिंग सेक्टर एज अ सेक्टर एटलीस्ट नेक्स्ट फ्यू ईयर्स तो देख कर ऐसा लगता है कि परफॉर्मेंस अच्छा ही रहेगा। लेकिन हाँ, ये जो बैंकिंग सेक्टर के जो स्टॉक्स हैं ना, दूसरे डाइवर्सिफाइड अगर आप फंड्स में देखें तो वहाँ भी आपको सेम स्टॉक्स मिल जाएंगे। तो ऐसा नहीं है कि ये बिल्कुल अलग फंड है, सेम स्टॉक्स आपको आईसीआईसीआई, एसबीआई, एचडीएफसी बैंक सभी कुछ मिल जाएगा वहाँ। बट हाँ, अगर आपने इन्वेस्ट कर दिया तो बुरा नहीं है, नंबर ऑफ फंड्स थोड़े कम कर ले तो अच्छा होगा। आशीष जी, म्यूचुअल फंड हार्वेस्टिंग इज बेटर। देखिए हार्वेस्टिंग पे मैंने एक वीडियो बनाया है आशीष जी कुछ समय पहले। अगर आपके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, इन चीज़ों को आप समझते हैं, तो बिल्कुल आप हार्वेस्टिंग को कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो ज़रूरत नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। क्योंकि आपने लॉन्ग टर्म के लिए इन्वेस्टमेंट किया है, लॉन्ग टर्म में जो रिटर्न्स है वो एवरेज आउट हो जाते हैं, अच्छा फंड है तो अच्छा रिटर्न्स आता है। तो अगर आपके पास टाइम है, आप इन चीज़ों को समझते हैं, तो हार्वेस्टिंग कंसिडर कर सकते हैं, नहीं तो रिक्वायर्ड नहीं है फ्रैंकली स्पीकिंग। हार्वेस्टिंग वहां पे कंसिडर कर सकते हैं मे बी कि कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है, तो वहां पे मतलब बनता, वहां पे हार्वेस्टिंग का एडवांटेज ले लेना चाहिए। आप उस फंड को पूरा बेच के पूरा निकल जाए और पूरा का पूरा पैसा किसी अच्छे फंड में इन्वेस्ट कर दें, तो वहां पे आप हार्वेस्टिंग को कंसिडर कर सकते हैं।
ऐसे जब सारा फंड्स ठीक ठाक कर रहा है तो फिर उन फंड्स को बेचकर फिर से खरीदने का ज्यादा मतलब नहीं बनता है, क्योंकि कई बार ऐसा होता है ना कि आप जब बेचेंगे उसके बाद अगर मार्केट गिर जाता है तो आप सोचेंगे नहीं मार्केट और गिरेगा, आप वेट करते रहते हैं और फिर मार्केट अचानक ऊपर चला जाएगा और छूट जाता है। मतलब फिर आपको टाइम लग जाता है इन्वेस्ट करते हुए। उसी तरह से आपने बेचा और मार्केट ऊपर चला गया तो आपको लगा नहीं अब तो मार्केट ऊपर चला गया, मैं क्यों इन्वेस्ट करूं, मैं वेट करूंगा। और वो अगर उस तरह का आप करते हैं तो बिल्कुल वो सही नहीं होगा करना। तो अगर आप इन बातों को समझते हैं, आपने बेचा तुरंत खरीद लिया, तब तो ये ठीक है, वो ज्यादा अच्छा होगा। तो आइडियली एज अ रिटेल इन्वेस्टर इन चीजों को अवॉइड करना चाहिए, लेकिन हाँ अगर कोई फंड अच्छा नहीं कर रहा है वहां पे इस चीज का एडवांटेज उठाया जा सकता है। इट मेक सेंस। फैन जी आपका क्वेरी आया नहीं, मैं आंसर कैसे करूं सर। बिजनेस साइकिल फंड फॉर 8 years। अगेन देखिए, बिजनेस साइकिल फंड बहुत ज्यादा रिस्की होगा। तो अगर होपफुली अगर आप इन चीजों को समझते हैं तो हमें अवॉइड करना चाहिए। बहुत ज्यादा रिस्की होगा बिजनेस साइकिल फंड। लॉन्ग टर्म में यस ये सिक्लिकल है, तो लॉन्ग टर्म में कभी कभी रिटर्न्स बहुत अच्छे आएंगे, कभी कभी रिटर्न्स बिल्कुल नहीं आएंगे। बट हाँ एवरेज रिटर्न्स ठीक ठाक आएगा। तो अगर आप बहुत ज्यादा रिस्क ले सकते हैं, इन चीजों को समझते हैं, क्योंकि जो भी बिजनेस है जो भी सेक्टर है ना मोस्टली सिक्लिकल होता है, सबका एक पीरियड होता है, उस पीरियड में अच्छा करता है, फिर जो दूसरा पीरियड आता है उसमें अच्छा नहीं करता है। तो कई बार होगा ना कि अगर गलत समय इन्वेस्ट किया तो आपको बहुत ज्यादा झेलना पड़ेगा, काफी समय तक रिटर्न्स अच्छे आएंगे ही नहीं। और हाँ ये भी सही है कि जब रिटर्न्स आएंगे तो काफी ज्यादा आएंगे। तो अगर अननेसेसरी हेडेक नहीं लेना चाहते हैं तो आइडियली हमें इन फंड्स को अवॉइड करना चाहिए। अमृतपाल जी, हाउ इज एनएवी ऑफ डेट फंड्स कैलकुलेटेड। ये मैं जो नेक्स्ट वीडियो बनाऊंगा डेट फंड्स पे वो मैं इस वक्त डिटेल में बता दूंगा अमृतपाल जी। इसका फॉर्मूला भी आपको शो कर दूंगा और उसमें आपको डिटेल में मैं समझा दूंगा कि कैसे इसे कैलकुलेट करते हैं। अभी बोलने में टाइम वेस्ट होगा, इस पे ज़्यादा लगेगा टाइम। तो आई विल एक्सप्लेन दैट, मैं अच्छी तरह से समझा दूंगा आपको, मतलब सभी के लिए होगा वो। दीपाली जी ऑलरेडी मैंने वीडियो में बताया, लाइक लाइव स्ट्रीम में कई बार बताया, लमसम आइडियली हमें अवॉइड करना चाहिए क्योंकि मार्केट यहाँ से अभी और भी गिर सकता है। तो अगर आप 3-4 ट्रांचेस में इन्वेस्ट करें तो ज़्यादा अच्छा होगा, 6 मंथ्स का एसटीपी करें तो और भी अच्छा होगा। पूरा का पूरा एक पैसा पैसा इन्वेस्ट करना सही नहीं होगा। देखिए ये हमेशा याद रखें ना, अगर आप एक साथ पूरा इन्वेस्टमेंट करते हैं तो वो बहुत सही तरीका है इन्वेस्टमेंट करने का, कंपाउंडिंग का सबसे अच्छा बेनिफिट आपको मिलेगा। लेकिन फिर भी मैं ऐसा करने को नहीं बोलता हूँ, वो इसलिए क्योंकि ह्यूमन साइकोलॉजी के साथ प्रॉब्लम ये है ना कि आपने पूरा लाइक 10 लाख रुपीज अभी डाला, मार्केट मान लीजिए 5% गिर गया तो आपका जो प्रिंसिपल अमाउंट वो कम हो जाएगा। तो प्रॉब्लम ये उस पीरियड को झेलना, आपको लगा अरे मुझे पूरा नहीं डालना चाहिए था, स्लोली डालना चाहिए था, या फिर मैंने गलत टाइम पे इन्वेस्ट कर दिया, तो ये अननेसेसरी जो हेडेक्स होता है ना इन्वेस्टिंग में, इसको भी अगर इफ पॉसिबल कुछ हद तक हमें अवॉइड करने की कोशिश करना चाहिए। तो इसीलिए मैं बोलता हूँ कि स्टैगर्ड करें ताकि इस तरह का अननेसेसरी हेडेक्स आपको नहीं देखने को मिले। क्योंकि आप खुद से इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, आप किसी एक्सपर्ट का हेल्प नहीं ले रहे हैं कि अगर प्रॉब्लम हुआ तो आपने किसी को कॉल किया, वो आपको समझाएगा। आप खुद से इन्वेस्ट कर रहे हैं तो जब आपका पैसा गिरेगा ना तो वो बहुत ही बुरा पीरियड होगा, आपको बहुत ज़्यादा टेंशन होगा। तो अच्छा यही होता है कि स्टैगर्ड में इन्वेस्ट करें, क्योंकि लॉन्ग टर्म अगर आपने लमसम किया ना, आपने 10 ईयर्स 20 ईयर्स के लिए इन्वेस्ट कर रहे हैं, तो 10-20 ईयर्स के बाद सेंसेक्स यही नहीं रहेगा या निफ्टी यही नहीं रहेगा, बहुत ऊपर जा चुका होगा, आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स आएंगे। लेकिन वो जो उस पीरियड में जो अप एंड डाउन होगा ना उसे झेल पाना मुश्किल होता है, इसीलिए। सो दैट्स इट फॉर टुडे। 8:30 हो चुका है। सो थैंक्स लॉट एवरीवन। अभी तक आपने इस लाइव स्ट्रीम को अगर लाइक नहीं किया है, लाइव स्ट्रीम से कोई वैल्यू एडिशन हुआ है तो बिल्कुल इस लाइव स्ट्रीम को लाइक कीजिए। और नेक्स्ट सैटरडे हम फिर से मिलेंगे 7:30 to 8:30 PM। थैंक्स लॉट एवरीवन, थैंक यू, गुड नाइट।